नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद अहम और गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे हम DR कॉन्गो भी कहते हैं, वहां फैले इबोला वायरस के एक नए प्रकोप को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी है। देखिए, ये कोई आम खबर नहीं है जिसे बस सुनकर भुला दिया जाए। इसका असर पूरी दुनिया के हेल्थ सिस्टम पर पड़ सकता है। तो चलिए आज इस खबर की गहराई में उतरते हैं और इसके पीछे के विज्ञान और ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो शायद आपके दिमाग में आए वो ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि किसी एक जगह फैली बीमारी अचानक से एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन जाती है। सामान्य तौर पर ऐसा तब होता है जब कोई बीमारी इतनी तेजी से फैलने लगे कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने का सीधा खतरा बन जाए। ऐसे में इससे निपटने के लिए पूरी दुनिया के देशों को एक साथ आना पड़ता है और DR कॉन्गो में इस वक्त हालात कुछ ऐसे ही नाजुक बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम किन किन अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, नई आपातकालीन घोषणा। दूसरा, बुंडी बुगियो स्ट्रेन। तीसरा, फैलाव के उच्च जोखिम। चौथा, इबोला का ऐतिहासिक संदर्भ। और पांचवां, प्रकोप की रोकथाम। आइए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, नई आपातकालीन घोषणा। पूर्वी DR कॉन्गो के इटूरी प्रांत में हालात बहुत ही तेजी से बदल रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 246। WHO के मुताबिक ये उन शुरुआती संदिग्ध मामलों की संख्या है जो बहुत ही कम समय में सामने आ गए। इबोला जैसे खतरनाक और तेजी से फैलने वाले वायरस के लिए इतने कम समय में 246 केसेस का आना दुनिया भर की हेल्थ एजेंसीज के लिए खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। और इसी से जुड़ा एक और आंकड़ा है जो सच में दिल दहला देने वाला है, 80। जी हां, उन 246 संदिग्ध मामलों में से 80 लोगों की जान जा चुकी है। ये कोई आम बुखार या फ्लू नहीं है। ये आंकड़ा इस बात का साफ सबूत है कि हम एक ऐसी क्रूर बीमारी का सामना कर रहे हैं जो बेहद कम समय में जानलेवा साबित हो रही है। अब सबसे ज्यादा डराने वाली बात सिर्फ ये नंबर्स नहीं है, बल्कि ये है कि वायरस फैल कैसे रहा है। ये अब सिर्फ अपने शुरुआती केंद्र यानी इटूरी प्रांत तक ही सीमित नहीं रहा। ये वायरस अब बाहर की ओर बढ़ चुका है। देश की राजधानी किंशासा और गोमा जैसे बड़े और घनी आबादी वाले शहरों में इसके मामलों की पुष्टि हुई है। और तो और इसने बॉर्डर भी पार कर लिए हैं। पड़ोसी देश युगांडा में भी इस वायरस के केस मिले हैं, जहां बदकिस्मती से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। अब आते हैं भाग 2 पर, बुंडी बुगियो स्ट्रेन। चलिए समझते हैं कि इस वायरस के पीछे का विज्ञान क्या कहता है। देखिए, इबोला कोई एक अकेला वायरस नहीं है। इसके कई अलग अलग रूप या स्ट्रेन होते हैं और यहां हम बात कर रहे हैं बुंडी बुगियो वायरस की। ये इबोला की एक बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक प्रजाति है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी चिंता की क्या बात है। बात यह है कि इबोला के कुछ दूसरे रूपों के लिए तो हमारे पास वैक्सीन मौजूद हैं, लेकिन बुंडी बुगियो स्ट्रेन के मामले में पूरी दुनिया में अभी तक कोई भी मान्यता प्राप्त दवा या वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। मतलब हमारे पास इससे सीधे तौर पर लड़ने का कोई पक्का इलाज नहीं है। जरा मृत्यु दर यानी फैटेलिटी रेट के इन आंकड़ों को देखिए। आमतौर पर इबोला की औसत मृत्यु दर लगभग 50% तक होती है, लेकिन बुंडी बुगियो स्ट्रेन की मृत्यु दर ऐतिहासिक रूप से लगभग 30% रही है। अब 30% सुनने में शायद औसत से कम लगे, लेकिन असल में इसका मतलब है कि संक्रमित होने वाले हर 10 में से 3 लोगों की मौत पक्की है। ये रेट अपने आप में भयानक है। यही वजह है कि ये इतनी तेजी से एक ग्लोबल इमरजेंसी बन गया है। सवाल यह है कि यह वायरस शरीर पर असर कैसे डालता है। संक्रमण होने के बाद इसके लक्षण सामने आने में 2 से 21 दिन तक लग सकते हैं। शुरुआत बहुत ही सामान्य लक्षणों से होती है, जैसे तेज बुखार, बदन दर्द और थकान, बिल्कुल किसी आम फ्लू की तरह। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, स्थिति खौफनाक हो जाती है। मरीज को उल्टियां होने लगती हैं, शरीर के अंदर और बाहर से खून बहना शुरू हो सकता है और अंत में शरीर के कई अंग एक साथ काम करना बंद कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, फैलाव के उच्च जोखिम। यानी वो कौन से कारण हैं जो ग्राउंड पर स्थिति को और भी बदतर बना रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो इस वायरस को आग की तरह फैलने में मदद कर रही हैं। सबसे पहला है लोगों का लगातार सफर करना। व्यापार और यात्रा की वजह से लोग धड़ल्ले से सीमाएं पार कर रहे हैं। दूसरा कारण है वायरस का गोमा जैसे घनी आबादी वाले शहरों में पहुंच जाना। इसके अलावा वहां की अनौपचारिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी एक बड़ी चुनौती हैं, जहां संक्रमण को रोकने के सही इंतजाम नहीं होते।
और इन सबसे बड़ी मुश्किल है वहां चल रहा सुरक्षा संकट। उदाहरण के लिए गोमा के आसपास का इलाका M23 विद्रोहियों के नियंत्रण में है। अब आप ही सोचिए, हथियारों और संघर्ष के बीच स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मरीजों तक पहुंचना कितना मुश्किल होता होगा। चलिए अब नजर डालते हैं भाग 4 पर, इबोला का ऐतिहासिक संदर्भ। इस पूरे संकट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में जाना होगा। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इबोला वायरस की खोज सबसे पहले 1976 में वहीं हुई थी जिसे आज हम DR कांगो कहते हैं, और तब से लेकर आज तक ये देश इस जानलेवा वायरस के 17वें प्रकोप का सामना कर रहा है। लेकिन वहां के लोगों के जहन में जो सबसे डरावनी याद ताज़ा है वो है 2018 से 2020 के बीच का प्रकोप। वो DR कांगो के इतिहास का सबसे घातक प्रकोप था, जिसमें लगभग 2300 लोगों की जान चली गई थी। उस तबाही का साया आज भी हर नई इबोला खबर के साथ वापस लौट आता है। और फिर आता है ये बड़ा और खौफनाक नंबर 15,000। पिछले 50 सालों में अलग अलग अफ्रीकी देशों में इस वायरस ने कुल मिलाकर लगभग 15,000 लोगों को मौत के घाट उतारा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस वायरस की तबाही का जीता जागता सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि इबोला को किसी भी कीमत पर हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, भाग 5, प्रकोप के फैलाव को रोकना। इतनी भयानक स्थिति के बीच आखिर इसे रोका कैसे जाए? WHO का संक्रमण को रोकने के लिए एक बहुत ही सख्त और सीधा प्रोटोकॉल है। पहला कदम, जैसे ही किसी केस की पुष्टि हो, मरीज को तुरंत आइसोलेट कर दो। दूसरा कदम, मरीज का इलाज शुरू करना। भले ही बूंदी बुग्गियों की कोई खास दवा नहीं है, लेकिन सही समय पर तरल पदार्थ देने से जान बचाई जा सकती है। और तीसरा, जो सबसे कड़ा नियम है, किसी भी मरीज को तब तक अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल सकती जब तक कि 48 घंटे के गैप में किए गए उसके 2 टेस्ट पूरी तरह से नेगेटिव ना आ जाएं। बस यही एक तरीका है यह सुनिश्चित करने का कि वो इंसान अब दूसरों के लिए खतरा नहीं है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब भी कोई वायरस फैलता है तो सबसे पहली मांग होती है कि बॉर्डर सील कर दो। लेकिन WHO साफ कहता है कि ऐसे उपाय आमतौर पर डर के कारण लागू किए जाते हैं और इनका विज्ञान में कोई आधार नहीं है। सच तो यह है कि बॉर्डर बंद करने से वायरस नहीं रुकता, बल्कि इससे जरूरी मेडिकल सप्लाई और डॉक्टर्स का वहां पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर बॉर्डर बंद करना वैज्ञानिक समाधान नहीं है, तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस उन घनी आबादी वाले शहरों में इस खतरनाक वायरस तो कैसे रोक सकते हैं जहां लोग लगातार आ जा रहे हैं? आधुनिक विज्ञान और वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों के लिए यह सच में एक बहुत बड़ी पहेली है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हैं। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।